नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग बात कर रहे थे रुक्मिणी प्रकाशन के प्रैक्टिस टेट सीरीज़ की, लेखपाल भर्ती परीक्षा की, और ग्रामीण विकास का प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आज उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें कि हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 बात करेंगे और उसमें 25 क्वेश्चन है ग्रामीण विकास से संबंधित, तो वो देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है भू राजस्व वसूली का कार्य, ये बताना है। तो अगर हम गांव की बात करेंगे तो गांव में पटवारी जो है ये भू राजस्व वसूली का कार्य करता है। तो आंसर इसका ए पार्ट से ही हो जाएगा। अब पटवारी की बात आई है तो इसके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। तो पटवारी जो है भूमि का आवंटन करता है। पटवारी आपदाओं के दौरान आपदा प्रबंधन अभियानों में जो है सक्रिय रूप से अपना सहयोग देता है। पटवारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के खेतों के हस्तांतरण का कार्य करता है, यानी कि जिसको वरासत कहते हैं। पटवारी या लेखपाल राजस्व विभाग में ग्राम स्तर का अधिकारी होता है और ये अपने हलके के भूमि संबंधी विवाद पर प्रतिवेदन भी करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तहसीलदार जो है अपने तहसील का राजस्व प्रभारी होता है, और जो है राजस्व प्रभारी जो तहसीलदार होता है, और कई राज्यों में जो है इसे तालुकदार भी कहा जाता है, ठीक है, तालुकदार। और अगर हम बात करें तालुकदार, कई राज्यों में इसे तालुकदार कहते हैं। और ये जो है तहसीलदार जो है भूमि राजस्व और सरकार को दे अन्य बकाया राशि के संग्रहण के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो ये सारी बातें हो गई इससे संबंधित। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम कितने प्रतिशत से कम सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्रों में जो है लागू किया गया है, ये बताना है। तो अगर हम बात करें तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 30%। 30% से कम सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्रों में जो है राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम लागू किया गया है। और भारत में जो है 1962-63 में जो है केंद्र सरकार प्रायोजित मृदा संरक्षण कार्य में नदी घाटी परियोजनाओं में जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्र में गाद नियंत्रण का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। गाद नियंत्रण, ठीक है। गाद जो चिकना चिकना पदार्थ होता है जो नदी या तालाबों के जिस तलहटी पर जो है जम जाता है उसको गाद कहते हैं। जलागम एक सामान्य प्राकृतिक जल निकासी वाली एक भौगोलिक इकाई होती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग ने 2009-10 में जो है एकीकृत जलागम विकास कार्यक्रम को लागू किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, 2027 तक, इम्पोर्टेंट है उद्देश्य, 2027 तक 55 लाख हेक्टेयर वर्षा पर निर्भर भूमि पर कार्य करना, ठीक है। तो ये बातें होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, ये बताना है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के पेयजल की परियोजना की बात करेंगे तो इसमें जो गोकुल बैराज परियोजना है ये उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट से ही हो जाएगा। और ये 80 के दशक में उत्तर प्रदेश में मथुरा और गोकुल के मध्य जो है यमुना नदी पर, किस नदी पर बनाया गया है, यमुना नदी पर जो है ये निर्माण इसका किया गया है, यमुना नदी, ठीक है। कहाँ पर है ये, मथुरा और गोकुल के मध्य गोकुल बैराज का निर्माण किया गया था। गोकुल बैराज का पुनर्गठन की बात करेंगे तो 2002 में पुनः प्रारंभ हुआ था। और मथुरा वृंदावन को वर्ष 2021 तक जो है डिमांड सापेक्ष 17 मिलियन लीटर डिस्चार्ज यानी कि MLD पानी को स्वच्छ करके सप्लाई देने की योजना बनी थी। इसके तहत मथुरा को 13 MLD और वृंदावन को 4 MLD पानी की आपूर्ति की जा रही थी। पानी की गुणवत्ता खराब होने के कारण वृंदावन नगर पालिका ने 2013 में जो है पानी की सप्लाई बंद कर दिया था। तो इस तरीके से कुछ बातें हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है किससे। अब अगर ये सारी योजनाएं जो दी जा रही हैं और पूछा जा रहा है तो इसके बारे में अगर डिटेल में आपको जानना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पेज पर जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको यूथ पब्लिकेशन घटना चक्र की बुक की और साथ साथ परीक्षा मंथन की बुक की ग्रामीण प्रवेश की थ्योरी जो है मैंने सारी करा दी है गई है, उसमें डिटेल वाइज सारी दी हुई, तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 79, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो ये अगर बात करेंगे तो ये जो है निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से संबंधित है। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। अब यह योजना जो है 2007-8 में शुरुआत किया गया था इसके, ये भी आपको याद रखना है। और इसे भारतीय कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जो है प्रारंभ किया गया था। तो आंसर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए दीर्घकालीन साख उपलब्ध करवाती है या कराती है? तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो है ये दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराती है ग्रामीण उद्योग की स्थापना के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ए पार्ट से हो जाएगा। अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना कब किया गया था? तो 14 दिसंबर 1934 को किया गया था। ठीक है, अब खादी ग्राम उद्योग में कच्चा माल कपास, रेशम या ऊन का प्रयोग किया जाता है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम जो है 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्मित एक वैधानिक निकाय है। यह जो है लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली कार्य करने वाली ये क्या कहते हैं मुख्य संस्था होती है। इसका उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाना तथा एक सुदृढ़ ग्रामीण सामाजिक भावना का निर्माण करना है। तो ये कुछ बातें होगी खादी ग्राम उद्योग आयोग से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हिंदू दर्शन के अनुसार संयुक्त परिवार की संरचना में सर्वाधिक निम्न स्थिति किसकी मानी जाती है, ये बताना है। तो अगर हम बात करें हिंदू दर्शन के अनुसार, तो संयुक्त परिवार में जो है सर्वाधिक निम्न स्थिति की बात करेंगे तो इसमें आएगी विधवा स्त्री की। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, विधवा स्त्री की। ठीक है, विधवा स्त्री की निम्न स्थिति मानी जाती है संयुक्त परिवार में, खासकर हिंदू दर्शन के अनुसार। अगर हिंदू धर्म में दर्शन अत्यंत जो है बात करेंगे तो प्राचीन परंपरा रही है। वैदिक दर्शनों में जो है षड दर्शन अधिक प्रसिद्ध और प्राचीन है। वैदिक काल में जो है स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि नारी नर की आत्मा का आधा भाग है, लेकिन वैदिक काल में नारी को देवी का दर्जा प्राप्त था, लेकिन मध्यकाल में प्रायः स्त्रियां पुरुष की संपत्ति समझी जाने लगी। तो बात जो है मध्यकाल से बिगड़ी और इसके बाद जो है उसमें विधवा स्त्री की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत में महालवाड़ी व्यवस्था का आरंभ कब हुआ था ये बताना है। तो अगर हम महालवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे तो ये भारत में 1833 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। अब इससे संबंधित अगर हम बातें जान ले, ये हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महालवाड़ी व्यवस्था तो स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ये शुरू किया गया था महालवाड़ी। ठीक है, और यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू किया गया। इस व्यवस्था में क्या था कि एक महाल अथवा गांव के मुखिया के साथ भूमि राजस्व की एग्रीमेंट किया जाता था और यह भू राजस्व भारत के 30% भूभाग पर जो है लागू किया गया था। 30% भूभाग पर लागू किया गया था। इस व्यवस्था की अवधारणा सर्वप्रथम हार्ट मैकेंजी ने 1819 ईस्वी में दिया था। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड के देखरेख में उत्तर भारत में कई सुधारों के साथ महालवाड़ी व्यवस्था पुनः लागू हुई और इसमें उपज का 66% तय किया गया था। ठीक है, बाद में डलहौजी काल में इसे जो है 50% कर दिया गया था। तो इस तरीके से इसके कुछ ये बातें हो गई। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि निर्यात क्षेत्र हैं? तो अगर हम उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात क्षेत्र की बात करेंगे तो ऑप्शन में दिया गया है 3, 5, 2, 7। आंसर इसके अगर हम बात करेंगे तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में टोटल 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश के 3 कृषि निर्यात क्षेत्र अथवा जोन में आलू और आम का निर्यात किया जाता है और आगरा, इस क्षेत्र में आगरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ आदि जिले आते हैं। लखनऊ यानी आम वाले क्षेत्र में इसमें लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव जिले आते हैं। सहारनपुर यानी कि आम वाले क्षेत्रों में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और इसके बाद आता है बागपत, बिजनौर और बुलंदशहर आदि जिले आते हैं। तो इस तरीके से कुछ बातें होंगी। क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादों का व्यवसाय किस ट्रेड मार्क के तहत किया गया है? तो अगर हम ट्रेड मार्क की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, पराग ट्रेडमार्क के तहत जो है किया जाता है उत्तर प्रदेश में दुग्ध पदार्थों का व्यवसाय। उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास विभाग तथा दुग्ध परिषद जो है 1976 में स्थापित किया गया था और उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद पशुपालन सबसे अधिक लोगों को रोजगार देने वाला जो है व्यवसाय है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो दुग्ध नीति 2018 आया, जिसमें जो है प्रति व्यक्ति दूध की खपत बढ़ाने के लिए दूध नीति ये लागू की गई और दूध से संबंधित निम्न योजनाओं की बात करें उत्तर प्रदेश की तो एकीकृत दुग्धशाला विकास योजना, जो कि यह 100% जो है केंद्र प्रायोजित यानी कि 100% केंद्र इसमें इसका भार वहन व्यय करती है
और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन से संबंधित रोजगार को बढ़ावा देना। इसके बाद नंद बाबा पुरस्कार योजना है और इसमें पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए यह दुग्ध उत्पादकों के मध्य प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। इसके बाद गोकुल पुरस्कार योजना, ठीक है। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेयरी परियोजना आया। तो इस तरीके से ये कुछ योजना परियोजना जो उत्तर प्रदेश में दुग्ध से संबंधित चलाई जा रही हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो मनु अथवा अनुस्मृति के धर्म के कितने लक्षणों का वर्णन किया गया है ये बताना है। तो मनुस्मृति के अगर हम बात करेंगे तो धर्म के 10 लक्षणों का वर्णन किया गया है, यानी कि आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा 10 लक्षण, ठीक है। कितने लक्षणों का वर्णन किया गया है? 10 लक्षणों का वर्णन किया गया है। अब कुछ बातें जान लेते हैं। तो मनुस्मृति क्या है? तो हिंदू धर्म का जो है प्राचीन धर्मशास्त्र है, ठीक है। और 1776 ईस्वी में जो है 1776 ईस्वी में अंग्रेजी में अनुवाद होने वाला ये पहले संस्कृत ग्रंथों में से एक था। और किसने अनुवाद किया था? विलियम जोन्स द्वारा अनुवाद किया गया था। मनुस्मृति में जो है कुल 12 पाठ हैं या 12 अध्याय हैं, जिनमें 2684 श्लोक हैं, ठीक है। और यह ग्रंथ जो है सिर्फ धार्मिक आस्था या विश्वास से संबंधित नहीं है, बल्कि मानव जीवन से भी संबंधित है। मनुस्मृति से सृष्टि की उत्पत्ति, संस्कार, नित्य और नैमित्तिक क्रम, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, राजधर्म एवं प्रायश्चित आदि विषयों का भी उल्लेख मिलता है। तो इस तरीके से ये बातें कुछ हो गई मनुस्मृति के बारे में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बपतिस्मा अनुष्ठान। बपतिस्मा अनुष्ठान जो है किस धर्म से संबंधित है ये बताना। तो बपतिस्मा अनुष्ठान की बात करेंगे तो ये जो है ईसाई धर्म से संबंधित है। आंसर इसका ये पार्ट से हो जाएगा ईसाई धर्म। ये जो है ईसाई धर्म प्राचीन यहूदी परंपरा से निकलता है और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो प्रथम सदी में हुई थी। प्रथम सदी ईस्वी में जो है क्या कहते हैं कि फिलिस्तीन एक देश है, तो फिलिस्तीन से हुआ था इसकी शुरुआत। और अगर हम बात करें तो ये धर्म जो है यीशु मसीह की शिक्षाओं पर आधारित है। ईसाइयों जो है मुख्यतः 3 समुदाय हैं। पहला है कैथोलिक, दूसरा है प्रोटेस्टेंट और तीसरा है ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। ईसाई धर्म के अनुसार अगर मूर्ति पूजा की हत्या, व्यभिचार व व्यर्थ आघात पहुंचाना पाप है। ईसाई धर्म ग्रंथ जो है वो बाइबिल है और यह 2 भागों में है। पहला है पुराना नियम, दूसरा है नया नियम। तो इस तरीके से ईसाई धर्म के बारे में कुछ बातें हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नागरिक अधिकार संरक्षण कानून किस वर्ष लागू किया गया है ये बताना है। तो नागरिक अधिकार संरक्षण कानून की बात करेंगे तो ये लागू हुआ है वर्ष 1976 में। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा 1976, ठीक है। अब देखिए 1965 में गठित जो इलाया पेरुमल समिति थी उसकी अनुशंसाओं के आधार पर 1976 में अस्पृश्यता का नियम 1955 का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। और यह अधिनियम जो संविधान के अनुच्छेद 17 के अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधी प्रावधानों के अनुरूप दी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बातें होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष सूक्त में कितने प्रकार के वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो अगर हम पुरुष सूक्त की बात करेंगे तो 3 प्रकार के वर्णों का उल्लेख किया गया है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे तो पुरुष सूक्त में जो है 4 प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं। पूर्व वैदिक काल में अगर हम बात करेंगे तो आर्य समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म से माना जाता था, जन्म से नहीं। सर्वप्रथम पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का उल्लेख है और यह 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। इसके बाद ऋग्वेद में 10 मंडल की चर्चा है। 2 से 7वां मंडल जो है प्राचीनतम मंडल है, इसे पारिवारिक मंडल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में जो है जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण होने लगा। प्रतिलोम अनुलोम विवाह के कारण जो है जात और उपजात की संख्या बढ़ने लगी। तो इस तरीके से ये कुछ बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 में लागू की गई, ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए जो है निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था। तो अगर हम बात करेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत तो उस समय वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर जो था वह था टोटल 20,000 रुपये। तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा 20,000, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो ऐतिहासिक समानताओं को दूर करना और देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी में जो है कमी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, देश के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा आदि भी इस पंचवर्षीय योजना का जो है मेन उद्देश्य रहा था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश में बीहड़ों यानी कि रेवनी का निर्माण करती है। तो अगर हम बीहड़ की बात करेंगे कि बीहड़ों का निर्माण इनमें से कौन सी नदी करती है, तो इनमें से अगर हम बात करेंगे तो गोमती नदी का नाम आएगा। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की। तो अब हम कुछ बातें गोमती नदी के बारे में जान लेते हैं। तो गोमती नदी का उद्गम स्थल की बात करेंगे तो पीलीभीत के दलदली क्षेत्र में फुलहर झील से निकलती है और यह नदी जो है सहारनपुर, खीरी, गाजीपुर, सीतापुर, लखनऊ और सुल्तानपुर आदि जिलों से बहती हुई गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, गोमती नदी जो है इसका बहाव उत्तर प्रदेश में 100 किलोमीटर तक है और ये जो है पुराणों के अनुसार गोमती ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की पुत्री है और यह एक पवित्र नदी है हिंदू मतों के अनुसार। ठीक है, तो पौराणिक मान्यता की बात करेंगे तो राम ने जो है रावण के वध के पश्चात पाप से मुक्त पाने के लिए इस नदी में जो है स्नान किया था। तो इस तरीके से ये बातें कुछ हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना जो कि AVRI के अंतर्गत अगर हम बात करें तो परियोजना की इकाई लागत कितनी से कम नहीं होनी चाहिए ये बताना है। तो अगर हम बात करेंगे अंबेडकर विशेष रोजगार योजना की तो इसकी शुरुआत जो 1991 में किया गया था और इसके अगर आंसर की बात करेंगे तो इसमें डी पार्ट से हो जाएगा 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए लागत। ठीक है, 1991 में इसकी योजना की स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इस योजना के में जो है सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों के लिए योजना बनाई गई है और 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने नाम बदलकर बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखे जाने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण क्षेत्रों के नव युवकों को उद्यमिता की ओर उन्मुख कर जीविकोपार्जन, समाज और राष्ट्र हेतु उपयोगी बनाना है। ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी को शहर की ओर पलायन से रोकना है। शहरी क्षेत्रों के संसाधनों पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार में कमी लाना है। इसके तहत अगर हम बात करें तो 22% लाभार्थी जो है अनुसूचित जात अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए होते हैं। तो इस तरीके से इसका कुछ पॉइंट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा जो उत्तर प्रदेश में स्थित है ये बताना है। तो अगर हम इनमें से बात करें कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश में, तो वो है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करेंगे तो ये 1957 में स्थापना इसका किया गया था। ठीक है, और करेरा वन अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो करेरा वन अभ्यारण्य जो है स्थापना इसकी 1981 में हुई थी और सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए किया गया था। यह अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश की शिवपुरी जिले में करेरा तहसील में स्थित है। ठीक है, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है और खिवनी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो देवास मध्य प्रदेश में है। तो इस तरीके से इसका आंसर डी पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में डैश शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। बताना कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला या शहर है जो पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए फेमस है। तो अगर हम बात करेंगे मुरादाबाद की तो ये पीतल नगरी इसको कहा जाता है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, पीतल नगरी। ठीक है, सहारनपुर की बात करेंगे तो लोहे के उद्योग और लकड़ी पर नक्काशी के लिए फेमस है। आगरा की बात करेंगे तो मिट्टी का खिलौना उद्योग के लिए फेमस है। लखनऊ की बात करेंगे तो जरदोरी जायदानी जरदोजी और वह चिकनकारी के लिए जो है फेमस है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है बी पार्ट से हो जाएगा, मुरादाबाद। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया जो कि कहाँ पर स्थित है यह बताना है। तो अगर स्थिति की बात करेंगे तो मथुरा शहर में स्थित है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, 1890-91 में डॉक्टर फुहरर के नेतृत्व में यह खुदाई की गई थी जिसमें प्रसिद्ध भव्य जैन स्तूप प्राप्त हुआ था। ठीक है, और यह टीले पर एक कंकाली देवी का मंदिर है। टीले की खुदाई जो है में प्रसिद्ध जैन स्तूप और तीन कलाकृतियों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है तीर्थंकरों की मूर्तियाँ, दूसरा है शासन देवताओं की मूर्तियाँ, तीसरा है आयगपट्ट। ठीक है, तो ये बातें होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीथम झील उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, किस शहर के पास स्थित है। तो कीथम झील जो है यह आगरा शहर के पास स्थित है। आंसर इसका बी पार्ट से ही हो जाएगा, आगरा। इसे सूर सरोवर झील भी कहा जाता है। कीथम झील को जो है वर्ष 2020 में संरक्षित रामसर स्थल के रूप में भी चयन किया गया है। वर्ष 1991 में इसे राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य भी घोषित किया गया। तो ये सारी बातें आप लोग को जाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूखा प्रवण क्षेत्र की बात करेंगे तो ये कार्यक्रम जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जो है पंजाब राज्य में नहीं चलाया गया। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, पंजाब राज्य।
ठीक है। और ये कब चलाया गया? तो 1973-74 में केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम जो है ये तब चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कौशल सतरंग योजना जो है का संबंध किस योजना से है? तो कौशल सतरंग योजना का संबंध जो है युवाओं को रोजगार देने से संबंधित है। तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ये कब शुरुआत किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 13 मार्च 2020 को जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है। और इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहर में निवास करने वाले युवाओं को प्रशिक्षित दक्षता के अनुसार रोजगार देने के लिए है। ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कि निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक सामाजिक विकास को इंगित करता है, ये बताना है। तो सामाजिक विकास को जो सूचकांक इंगित करता है वो है मानव विकास सूचकांक, मानव निर्धरता सूचकांक, लिंग संबंध सूचकांक, यानी कि उपयुक्त डी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा या ज्ञान की पहुंच, आय या जीवन के स्तर के संकेतों को शामिल किया जाता है। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा जो है जारी किया जाता है। भारतवर्ष में 2021 में अगर हम बात करें तो मानव विकास सूचकांक में 131वां स्थान है भारत का। ठीक है, 2021 में। और मानव निर्धरता सूचकांक जो है ये UNDP के द्वारा ही जारी किया जाता है। वर्ष 2021 में अगर निर्धरता सूचकांक की बात करेंगे तो भारत का स्थान जो है इसमें 28 आता है। ठीक है, निर्धनता सूचकांक में। और इसे पहली बार 2006 में WEF द्वारा जारी किया गया था। सॉरी, ये लिंग सूचकांक की बात कर रहा है, लिंग संबद्ध सूचकांक। लिंग संबद्ध की सूचकांक की बात करेंगे तो WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें भारत का स्थान जो है 28 है इस बार 2021 में। ठीक है, तो आंसर इसका जो है लिंग अनुपात आप लोग जान लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। बात करें अगर कि भूमि सुधारों के संबद्ध जो है संबंधित विषयों का उल्लेख निम्नलिखित भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची में किया गया है, यह बताना। तो अगर हम बात करेंगे कौन सी अनुसूची में जो है भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में किस सूची में जो है भूमि सुधार संबंधी बात किया गया है, तो वो है राज्य सूची। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, राज्य सूची। ठीक है। 7वीं अनुसूची जो है संघ राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित और निर्दिष्ट करता है। इनमें 3 सूचियाँ पाई जाती हैं। 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में जो है इसमें इससे संबंधित क्वेश्चन जो इसमें 98 विषय शामिल था। ठीक है, और इस तरीके से मतलब शामिल है, 98 विषय शामिल है। अब इसमें जैसे रक्षा, विदेश, डाक सेवा, संचार, देशीकरण और नागरिकता आदि आते हैं विषय। राज्य सूची की बात करें तो राज्य से संबंधित है। इसमें जो है प्रारंभ में 66 विषय था, अब जो इसमें 59 विषय है। ठीक है, तो और इसमें अदालतें, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन आदि विषय आते हैं। समवर्ती सूची की बात करें तो प्रारंभ में समवर्ती में 47 विषय था, वर्तमान में जो है 52 विषय हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये, और ये कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, जिसमें शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीव में पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन था। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? ठीक है, तो शाहजहानी जरीब की लंबाई की बात करें तो एक शाहजहानी जरीब की लंबाई 165 फुट होती है। तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, 165 फुट। ठीक है, लंबाई और मापन से संबंधित मैंने 3 टॉपिक कवर कराए हैं। 3 कराया है, तो वो आप लोग जाकर उसको वीडियो चैनल पेज पर देख सकते हैं। ठीक है, यूथ, घटना चक्र और परीक्षा मंथन की। तो यह था वीडियो ओवरऑल जिसका डिस्कशन हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।